हेलो दोस्तों, आज हम मैथ की क्लास 37 के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम मैथ की 36 क्लासें ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। और आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है हमारा परसेंटेज। परसेंटेज का ये पार्ट है 2 नंबर। इससे पहले हम एक पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं परसेंटेज चैप्टर का। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या दिया गया है कि क्वेश्चन के अंदर कि राम ने किसी परीक्षा में 180 अंक प्राप्त किए और वह 30 अंक से फेल हो गया। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक यानी कि जो पासिंग मार्क है, जिससे जितने अंक पे स्टूडेंट पास होता है वो है हमारे 30%। तो परीक्षा का कुल पूर्णांक बताओ, यानी कि टोटल स्कोर, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स परीक्षा के अंदर कितने थे। हमने दोस्तों पिछली क्लास के अंदर जो परसेंटेज का पहला भाग था उसके अंदर हमने जो क्वेश्चंस किए थे वो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस किए थे। यानी कि जैसे 40 का 60% का 40-60 का कितने परसेंट है। ठीक है, इस प्रकार से छोटे छोटे क्वेश्चंस हमने उसके अंदर किए थे। जो भी बेसिक बातें थी वो हमने पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। इस क्लास के अंदर हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि अक्सर एग्जाम में आते हैं। जैसे कि हम डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस देखेंगे, जैसे कि हमारे परीक्षा वाले क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, इस प्रकार से आते हैं। कुछ ही विद्यार्थी ने कुछ अंक प्राप्त किए और वो कुछ अंकों से फेल हो गया। मैक्सिमम मार्क्स बताओ या पासिंग मार्क्स बताओ, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो सभी क्वेश्चंस देखेंगे। और इसके साथ साथ चुनाव के क्वेश्चन आते हैं इलेक्शन से रिलेटेड, वो क्वेश्चंस भी देखेंगे। या कोई भी मान लो जैसे राम का वेतन है मोहन के वेतन से इतना अधिक है। ठीक है, तो इस टाइप्स के क्वेश्चंस भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो राम ने किसी परीक्षा में 180 अंक प्राप्त किए और वह 30 अंक से फेल हो गया। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% हो तो परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या होगा। अब दोस्तों बिल्कुल एक चीज मैंने आपको पहले भी बताई है बेसिक क्लासों के अंदर, कि जो परसेंटेज हम लिखते हैं वो हमेशा, जो हम मान लो यहाँ एक डैश लगाते हैं, ठीक है, और गुणा के अंदर कुछ वैल्यू लिखते हैं। हम क्या करते हैं कि जब भी कोई भी क्वेश्चंस करते हैं परसेंटेज का, तो इस प्रकार से हम यहाँ 3 वैल्यू को पुट करेंगे। लेकिन हमें याद रखना है कि जो चीज हमने फाइंड करनी है, जो चीज हमने ज्ञात करनी है या निकालनी है, या जिस चीज का क्वेश्चन के बारे में पूछा जाता है उस चीज को गुणा में रखना है। ऊपर जो भी वैल्यू आती है हमेशा उसी का रेशो या उसी की वैल्यू, उसी की परसेंटेज नीचे की तरफ लिखी जाती है। तो एक बात को आप ध्यान में रखिएगा, जब भी कोई भी चीज आप ऊपर की तरफ लिखते हो, सेम उसी चीज को आप नीचे की तरफ लिखते हो। यानी कि अगर आप ऊपर किसी चीज की परसेंटेज के बारे में बात कर रहे हो तो नीचे उसकी वैल्यू लिखोगे। ठीक है, इसी प्रकार से यदि आप ऊपर किसी रेशो के बारे में बात कर रहे हो तो नीचे आप उस चीज की रेशो की वैल्यू या रेशो की परसेंटेज के बारे में लिखोगे। ठीक है, और गुणा में हमेशा वही चीज मैथमेटिक्स के अंदर परसेंटेज चैप्टर में लिखी जाती है, कि जो भी चीज आपको फाइंड करनी है, निकालनी है, वो चीज आप गुणा के अंदर लिखते हो। अगर आपको पहले वाली क्लास अगर आपने अच्छे से देखी होगी पार्ट 1 परसेंटेज का, तो आपको ये इस क्वेश्चंस में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बेसिक बातें सारी पहले हम क्लियर कर चुके हैं। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, कि परीक्षा का उत्तीर्णांक दिया गया 30%। 30% उत्तीर्णांक का मतलब है कि आपके जो पासिंग मार्क्स हैं, यानी कि जिस स्टूडेंट को अगर आप पास करना है किसी स्टूडेंट को, तो उसको 30% अंक लेने जरूरी है। ठीक है, अब कोई चीज किस चीज के इक्वल है, अब पासिंग मार्क्स है हमारे 30%। लेकिन कोई राम है, राम ने क्या किया, इस परीक्षा में 180 अंक प्राप्त किए हैं। राम ने इस परीक्षा में कितने अंक प्राप्त किए, 180 अंक। और 180 में वो कितने अंकों से फेल हो गया, 30 अंक से फेल हो गया। ठीक है, राम पास कब होता, अगर उससे 30 अंक और मिल जाते तो राम क्या हो जाता, पास हो जाता। यानी कि पासिंग मार्क कितने रहे होंगे, 180 प्लस 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 210। तो 210 अंक उस परीक्षा में पास होने के लिए राम को चाहिए। राम को पास होने के लिए 210 अंक की जरूरत है। लेकिन यही चीज अगर हम परसेंटेज के अंदर बात करें तो हमारे पासिंग मार्क्स हैं 30, यानी कि 30%। यानी कि अगर परसेंटेज में बात करें तो 30% अंक चाहिए, अगर अंकों में बात करें तो 210 अंक चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि जो 210 अंक की वैल्यू है वो हमारे 30% के क्या है, बराबर है। ठीक है, 210 अंक की वैल्यू है वो हमारे 30% के बराबर है। और कोई भी परीक्षा का जो कुल पूर्णांक ज्ञात करना है तो कुल पूर्णांक अपने आप में क्या होता है, 100%।
तो इसका मतलब क्या हो गया कि 210 अंक हैं, ये कितने की वैल्यू है? 30% की, और हमें ज्ञात करनी है 100% की वैल्यू, क्योंकि हमें कुल पूर्णांक ज्ञात करने हैं। तो कुल पूर्णांक का मतलब हो जाएगा मैक्सिमम मार्क्स यानी कि 100। तो कुल पूर्णांक हमेशा 100 होते हैं, तो गुणा करेंगे आप 100 से। तो आप 0 से 0 काटोगे, 3 7 21, 7 का 100 से गुणा करोगे, कितना आ जाएगा? 700। तो मैक्सिमम मार्क्स परीक्षा के कितने हो जाएंगे? 700 अंक। तो कुल अंक कितने हो जाएंगे हमारे? कुल पूर्णांक कितने हो जाएंगे? 700। अब मैं आपको कोई चीज इसमें, इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें एक ट्रिक बताता हूँ कि जब भी कोई स्टूडेंट इस प्रकार से क्वेश्चन आए कि परीक्षा में इतने अंक प्राप्त किए, इतने अंकों से फेल हो गया, ठीक है, तो आप किसी भी स्टूडेंट को या कोई भी मार्क्स दिए उसको आप पासिंग मार्क्स मान के देखो कि जो पासिंग मार्क्स दिए गए हैं, परसेंटेज दी गई है, कोई भी स्टूडेंट कोई फेल हो रहा है तो उसको पास करो। अगर वो पास अंक, अगर ज्यादा मार्क्स ले रहा है तो उतने आप माइनस करके पासिंग मार्क्स के इक्वल जो परसेंटेज है वो निकालो, फिर आप क्वेश्चंस को आसानी से कर पाओगे। ठीक है, वैसे यह बिल्कुल इजी था, कोई ज्यादा इतना मुश्किल नहीं था। लेकिन आपको बस क्या करना है कि पासिंग मार्क जो दिए गए हमारे 30% दिए गए, परीक्षा का उत्तीर्णांक क्या दिया गया? 30% दिया गया। तो ये 30% कितने अंकों के बराबर है? तो ये हो जाएगा हमारे 210 अंक के बराबर। ठीक है, क्योंकि पासिंग मार्क्स है 30%, और पास कब होगा? जब इसे 30 अंक और मिल जाएंगे। तो 210 अंक है वो 30% के बराबर है। तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है? कुल पूर्णांक, और कुल पूर्णांक हमेशा अपने आप में क्या होता है? 100%। तो गुणा कर देंगे 100 से। के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया दोस्तों कि रमेश ने किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए। रमेश ने किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए, परंतु वह 40 अंक से फेल हो गया। यानी कि 25% अंक जो प्राप्त किए हैं, अगर उसके अंदर हम 40 अंक, 25% अंक जो भी रहे होंगे उसके, उसमें अगर हम 40 अंक और जोड़ देते तो रमेश क्या हो जाता? पास हो जाता। आपको हमेशा स्टूडेंट को पास करने की, अ, इसको एक मेथड है कि हमेशा आप स्टूडेंट को पास के हिसाब से देखो कि उसको पास कराने के लिए क्या चीज जरूरत होगी, उसमें प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। जब स्टूडेंट पास हो रहा है तो उसको उसी हिसाब से हम क्वेश्चंस को हल करेंगे। ठीक है, तो आगे देखो, उसी परीक्षा में सुरेश ने क्या किया है? 40% अंक प्राप्त किए हैं, और जो उत्तीर्णांक से 35 अंक अधिक थे। यानी कि 40% अंक जो सुरेश ने प्राप्त किए हैं वो 35, जो क्या थे? उत्तीर्णांक से, यानी कि पासिंग मार्क्स क्या थे? 35 अंक अधिक थे। तो बताओ परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या था? तो कुल परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या होगा? कुल पूर्णांक अपने आप में 100% होता है। अब दोस्तों, इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं उनको करने के लिए हमारे पास काफी सारे मतलब टाइप्स हो सकते हैं। आप x मान के भी क्वेश्चंस को हल करते हैं। कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे कि परीक्षा का कुल पूर्णांक को x मान लेंगे, ठीक है, फिर मेष ने 25% प्राप्त किए हैं तो x का 25% निकालेंगे। अब उसने 40 अंक से फेल हो गया तो उसमें 40 ऐड कर देंगे। इस प्रकार से इक्वेशन आप बना सकते हो, ठीक है। लेकिन वो फिर x वाला मेथड हो जाएगा, फिर वो कुछ स्टूडेंट को समझ में नहीं आता, उसमें काफी प्रॉब्लम्स हो जाती है। ठीक है, हाँ आप कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप इसी मेथड से जो मैं करवाऊँ। लेकिन आपको एक्स मान के भी करना है तो आप एक्स मान के भी कर लो, लेकिन मैं आपको एक टेक्निक भी बताऊंगा, एक शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा कि जिससे इस टाइप के क्वेश्चन है वो आप बिल्कुल आराम से कर पाओगे। लेकिन सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन को समझो कि इसमें कहा क्या गया है। देखो, रमेश ने किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए हैं और वह 40 अंक से फेल हो गया। अब दोनों चीजें अलग अलग हैं, एक साइड में आपको अंक दिए गए हैं, दूसरी साइड में परसेंटेज में अंक दिए गए हैं, यानी कि वैल्यू नहीं दी गई है, आपको परसेंटेज दी गई है। तो रमेश ने किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए हैं, 25 क्या है? प्रतिशत अंक प्राप्त किए, और 40 अंकों से फेल हो गया। अगर मान लो इसके 25% अंक में हम 40 अंक को ऐड कर देते तो रमेश क्या हो जाता? पास हो जाता। ये हो जाते पासिंग मार्क्स। रमेश पास हो जाता अगर 25% अंक में हम उसको 40 अंक और दे देते। इसी प्रकार से क्या हुआ कि सुरेश ने 40% अंक प्राप्त किए। अब सुरेश ने क्या किया? उसी परीक्षा में 40% अंक लिए, जिसमें रमेश ने 25% अंक प्राप्त किए। उसी परीक्षा में सुरेश ने 40% अंक प्राप्त किए, जो उत्तीर्णांक से 35 अंक अधिक थे। यानी कि पासिंग मार्क से 35 अंक ज्यादा थे। तो इसको हम क्या करेंगे? अगर इसमें से हम 35 अंकों को माइनस कर देते तो ये पूरा पूरा क्या हो जाता? पास हो जाता। ठीक है, यानी कि सुरेश को तो ज्यादा अंक मिल गए पासिंग मार्क्स से, और रमेश को अंक कम मिले। रमेश को कम मिले इसलिए हमने यहाँ 40 को ऐड किया,
और सुरेश को 40% अंक जो कि ज्यादा मिले, तो हमने 35 को माइनस कर दिया। अब है तो वास्तव में क्या हो गया, अब ये दोनों चीजें एक दूसरे के बराबर होगी, क्योंकि ये भी क्या है, यहाँ भी स्टूडेंट पास हो रहा है और इस सेकंड कंडीशन पे भी स्टूडेंट पास हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों चीजों को बराबर लिख देंगे, क्योंकि ये दोनों चीजें आपस में बराबर हैं। अब आप चीज देखो कि परसेंटेज में से परसेंटेज को माइनस करो। 40% में से अगर आप इधर जाएगा ये 25%, तो माइनस का हो जाएगा। 40 में से आप 25 को माइनस करोगे तो कितना रह जाएगा, 15%। और इधर 40 में से ये माइनस का 35 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो ये 40 और 35 मिलके कितने बन जाएंगे, 75, 75 अंक हो जाएंगे। यानी कि अब क्या हो गया कि जो 75 अंक हैं वो हमारे 15% के क्या हैं, बराबर हैं। 15% के बराबर है। अब सेम ये चीज पिछले वाला हमने क्वेश्चन किया, पिछला क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह से है। जैसे इस क्वेश्चन में हमने क्या कहा था कि 210 अंक हैं वो 30% के बराबर हैं, तो आपको कुल अंक निकालने हैं। तो कुल अंक निकालने के लिए आप क्या करोगे, 100 से गुणा कर दोगे। बिल्कुल उसी प्रकार से ये है। इसमें हमारे पास क्या है कि जो 75 अंक हैं वो 15% की वैल्यू है, तो जो 75 है वो कितने की वैल्यू होगी, 15% की। और हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमें कुल पूर्णांक निकालने हैं। तो आप 100 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 15 पांजे 75, 100 पांजे 500, तो 500 अंक हो जाएंगे कुल पूर्णांक। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो बिल्कुल मैंने एक बिल्कुल आराम से इसको बताया, आपको चीज समझ में आ गई होगी आपके, कि आपको क्या करना है कि हर एक स्टूडेंट को पास करना है। आपको क्या करना है कि जब कोई परसेंटेज दी जाए, अगर कोई अंक कम कुछ अंकों से फेल हो रहा है स्टूडेंट, तो आप उसको ऐड कीजिए ताकि वो पास हो जाए। अगर कोई स्टूडेंट परसेंटेज से ज्यादा अंक ले रहा है तो उसको आप माइनस कीजिए, ताकि वो भी क्या हो जाए, पासिंग परसेंटेज के बराबर हो जाए। फिर दोनों कंडीशन को इक्वल रखोगे तो आपके पास में परसेंटेज के बराबर अंक आ जाएंगे। तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। अगर ये चीज भी आपको नहीं समझ लगी तो फिर आप देखो, एक वैसे कोई फार्मूला बनता नहीं, वैसे मैं बना देता हूँ आपके लिए। जैसे आपको मान लो कुल पूर्णांक ज्ञात करने हैं, तो इसका एक फार्मूला बना देता हूँ। इससे थोड़ा सा क्या है, आसान हो जाएगा आपको। जैसे आप क्या लिखोगे, अंकों का अंतर लिखो ऊपर। अंकों का अंतर, वैसे तो कोई ये फॉर्मूला है ही नहीं, क्योंकि जो चीज मैंने बताई है सेम वही चीज है। अंकों का अंतर ऊपर की तरफ लिखोगे और नीचे लिखोगे आप परसेंटेज का अंतर। नीचे की तरफ लिखोगे परसेंटेज का अंतर और गुणा में कर दो 100। ये आपके आ जाएंगे कुल पूर्णांक। अब देखो अंकों का अंतर कितना है, तो अंक आपके 40। अंकों का अंतर कितना है, 40 और -35। अब यहाँ भी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि 40 और 35 ये अंकों का अंतर है, तो फिर ये अंतर तो 5 हो गया, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है। देखो बात हो रही है अंतर की, बात किस चीज की हो रही है, अंतर की हो रही है। तो 40 जो अंक हैं उसका -35 से अगर हम डिफरेंस चेक करेंगे तो वो आ जाएगा 75 का। ठीक है, ये चीज मैंने बेसिक क्लास जो थी मैथ की उसके अंदर भी बताया था कि जो अंकों का अंतर है, एक संख्या पॉजिटिव है दूसरी नेगेटिव है, तो अंतर हमेशा उनका ऐड होके ही आएगा। देखो आप एक स्केल को मानो, अगर ये चीज समझ में नहीं आ रही कि 75 अंतर कैसे हो सकता है, यहाँ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मान लो ये स्केल है, आपका पैमाना है। पैमाने में मान लो 0 सेंटर की तरफ लिखा हुआ है, इधर 1 2 3 4 लिखा हुआ है जो कि सारी पॉजिटिव संख्याएं हैं, और इधर की तरफ -1 -2 -3 -4 इस प्रकार से लिखा हुआ है। ठीक है, इस पैमाने में एक साइड में माइनस है, बीच में 0 है और एक साइड में प्लस है। अब आप देखो कि एक साइड में तो 40 अंक है, तो ये प्लस के 40 है, यानी कि इधर कहीं ना कहीं +40 होगा हमारा। और दूसरी साइड में क्या है, -35, जो कि यहाँ कहीं पे होगा। तो दोनों का अगर आप डिफरेंस चेक करोगे तो डिफरेंस कैसे आएगा, 75 का डिफरेंस आएगा। 40 पॉइंट इधर हो जाएंगे और माइनस पे यहाँ 35 पॉइंट इधर खिसकना पड़ेगा, तो टोटल अंतर आपका 75 का हो जाएगा, ना कि 5 का अंतर होगा। ठीक है, तो एक संख्या जब माइनस की होती है तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट, तो इस प्रकार से आप इस चीज को देख सकते हैं। अब ये हमारा जो अंकों का अंतर है वो कितने का हो गया, 75 का। और नीचे की तरफ क्या है, परसेंटेज का अंतर। परसेंटेज एक साइड में दी है 40% अंक और एक है 25% अंक, तो दोनों का अंतर हो जाएगा 15 और गुणा में आ जाएगा 100। तो 15 पांजे 75, 100 पांजे 500, तो 500 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है हमारे पास कि किसी कक्षा में 30% छात्र संस्कृत में, 25% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए।
अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल। अनुत्तीर्ण किसे कहा जाता है? फेल को कहा जाता है। ठीक है, तो 30% छात्र तो संस्कृत सब्जेक्ट के अंदर और 25% छात्र अंग्रेजी में फेल हो चुके हैं। इसके बाद में क्या दिया गया कि यदि दोनों विषयों में 10% छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं, 10% ऐसे छात्र हैं जिनको जो संस्कृत में भी और अंग्रेजी दोनों में फेल हो चुके हैं। तो बताओ दोनों विषयों में कुल कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए? अब हमें टोटल बताना है कि टोटल कितने परसेंट छात्र हैं जो दोनों सब्जेक्ट्स के अंदर फेल हो चुके हैं। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है दोस्तों, वेन डायग्राम से भी सॉल्व हो जाते हैं और बिल्कुल बिना वेन डायग्राम के भी आप सॉल्व कर पाते हो। पहले तो मैं आपको थोड़ा एक वेन डायग्राम के रूप में बताता हूँ। ठीक है, तो उसमें किस प्रकार से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मान लो यहाँ दो सब्जेक्ट की बात हो रही है तो आप दो डायग्राम बना सकते हो इस प्रकार से। ठीक है, अब आप देखोगे कि जो छात्र है, मान लो ये पहला डायग्राम संस्कृत को दर्शा रहा है। ठीक है, ये संस्कृत वाला डायग्राम है और दूसरा है हमारा अंग्रेजी वाला। ठीक है, संस्कृत में कितने परसेंट छात्र हैं? तो संस्कृत में है हमारे 30% छात्र और 25% छात्र हैं अंग्रेजी के अंदर जो कि फेल हुए हैं। और 10% छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो 10% यहाँ हम सेंटर में लिखेंगे जो कि दोनों में काउंट हो जाएंगे। ठीक है, अब आप देखो कि अगर हमने क्या निकालना है क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है कि दोनों विषयों में कुल कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए। तो देखो, जब हम इस 10% की बात करेंगे तो ये दोनों में काउंट हो रहा है। या तो आप इसको पूरा 25 मान के हल करो या इसको 30 मान लो, तब भी क्वेश्चन हल हो जाएगा। देखो, पहले वाला जो पूरा सर्कल है, जो पहला सर्कल है हमारा, जो संस्कृत वाला सर्कल है, ये पूरा कितने का है? ये हमारे पास 30 का है। लेकिन दूसरा सर्कल है जो ये हमारा, ये कितने का है? 25 का है। ये सर्कल हमारा 25 का है। इसमें से 10 ये माइनस कर दो क्योंकि 10 हमने संस्कृत में काउंट कर लिया। 10 25 में से 10 जाएंगे, हमारा आ जाएगा 15। तो 30 और 15 कितने हो जाएंगे? 45। तो 45% छात्र टोटल हमारे आ जाएगा, आंसर आ जाएगा कि 45% छात्र दोनों में क्या हो चुके हैं? फेल हो चुके हैं, अनुत्तीर्ण हो चुके हैं। आप इस प्रकार से क्वेश्चन कर सकते हो। या फिर इसी को देखो, ये आप 30 में से आप क्या करोगे? 25 को ऐड कर दो और फिर माइनस को 10 कर दो, एक ही बात है। इसमें भी क्वेश्चन, इसका आंसर कितना आएगा? 45% ही आएगा। आप दोनों सब्जेक्ट के छात्र को ऐड करके जो दोनों में फेल हो रहे हैं वो माइनस कर दो, तो आपके दोनों सब्जेक्ट में फेल होने वाले छात्र हो जाएंगे 45%। इस प्रकार से आप क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप इसमें ऐसा क्वेश्चन में पूछा जाता कि दोनों में कितने पास हुए, दोनों विषयों में कुल कितने परसेंट छात्र उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण की बात करता, अगर पास की बात करता तो हम क्या करते? 100 में से इसको माइनस कर देते 45 को। तो 100 में से 45, दोनों सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं 45%, तो दोनों में पास कितने हो रहे हैं? 55%। तो 55% हमारा क्या हो जाता? आंसर हो जाता। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को हल कर पाओगे। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कक्षा में 60% छात्र विज्ञान में, 70% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण हुए यानी कि पास हुए और 15% छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण रहे यानी कि फेल हो चुके हैं। यदि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 220 हो तो परीक्षा में बैठे छात्र कितने थे? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें क्या दिया गया है कि विज्ञान में जो पास हो रहे हैं वो कितने पास हो रहे हैं? हमारे 60%। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं विज्ञान की, और विज्ञान में भी बात करें हम उत्तीर्ण होने वाले की, बात हमेशा यहाँ की किसकी की गई है? उत्तीर्ण की गई है, यानी कि पास। पास कितने हुए हैं? तो विज्ञान के अंदर जो पास हो रहे हैं वो हो रहे हैं हमारे 60%। ठीक है, विज्ञान में कितने पास हो रहे हैं? 60%। तो सीधी सी बात है, अगर विज्ञान में 60% पास हो रहे हैं तो विज्ञान में फेल कितने हो रहे हैं? यानी कि अनुत्तीर्ण कितने हो रहे हैं? फेल कितने हो रहे हैं? तो फेल हो रहे हैं हमारे 100 में से अगर 60 को माइनस कर देंगे तो 40% ऐसे होंगे जो कि इसमें फेल हो गए होंगे। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अगर हम बात करें अब हिंदी के बारे में, तो हिंदी में जो पास हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं? यानी कि हिंदी के अंदर जो उत्तीर्ण हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, वो हो रहे हैं हमारे 70%। 70% हमारे हिंदी में पास हो रहे हैं। तो अगर हम फिर से फेल की बात करें कि फेल कितने हो रहे हैं हिंदी के अंदर, तो हिंदी में फेल हो रहे हैं 100 माइनस 70, यानी कि 30% हिंदी में फेल हो रहे हैं। ठीक है, अब देखो आप, दोनों विषयों में जो फेल हो रहे हैं वो हमें 15% दिए गए हैं। यहाँ क्या दिया गया क्वेश्चन में कि 15% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे यानी कि
15% छात्र दोनों में फेल रहे। तो दोनों में जो फेल हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं? दोनों में फेल या दोनों में अनुत्तीर्ण, वो है हमारे कितने परसेंट छात्र? 15% छात्र दोनों के अंदर क्या हो रहे हैं? फेल हो रहे हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि दोनों में फेल हो रहे हैं 15%। तो अब हम अगर कुल अनुत्तीर्ण की बात करें, अगर हम कुल फेल की बात करें कि अब देखो हमने पिछले क्वेश्चन में जैसे पढ़ा था कि 30% छात्र संस्कृत में, 25% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए और 10% छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। तो कुल अनुत्तीर्ण हमने बताना था। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से अब हम क्या करेंगे कि जब 40% छात्र तो विज्ञान में फेल हो रहे हैं और 30% छात्र हमारे हिंदी में फेल हो रहे हैं, तो दोनों में फेल हो रहे हैं हमारे 15% छात्र। तो इसका मतलब कुल फेल कितने हो रहे हैं वो देखते हैं। तो जब हम कुल अनुत्तीर्ण निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? 40 में से 40 जो विज्ञान में फेल हो रहे हैं, 30 जो हिंदी में फेल हो रहे हैं, उन दोनों को जोड़ेंगे और दोनों विषयों में जो फेल हो रहे हैं उसको हम माइनस कर देंगे। तो अब हमारे पास कितना आ जाएगा? 40 और 30 70, 70 में से जब 15 जाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 55। तो 55% ऐसे छात्र हैं जो कि दोनों के अंदर क्या हो रहे हैं? कुल अनुत्तीर्ण हो रहे हैं हमारे। ठीक है, अब आप क्वेश्चन में भी देख सकते हो बिल्कुल आसानी से हमारे पास क्या दिया गया क्वेश्चन के अंदर कि यदि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 220 है। अब यहाँ संख्या दे चुके हैं हमारे पास कितनी? 220। और अनुत्तीर्ण की बात करें तो हमने परसेंटेज निकाली है कि जो फेल होने वाले फेल स्टूडेंट हैं वो हैं 55%। तो अनुत्तीर्ण छात्रों की परसेंटेज के अंदर वैल्यू है हमारे पास 55% और जो फेल हो रहे हैं छात्र वो संख्या है हमारे पास 220। अब आप लिख सकते हो बिल्कुल आसानी से। आपको मैंने बताया कि 220 जो वैल्यू है ये किसके बराबर है? 55% के बराबर। और हमने क्या निकालना है? हमने निकालना है कि परीक्षा में कितने छात्र बैठे थे। तो हमेशा टोटल परीक्षा में छात्र बैठे थे वो कितने हो जाएंगे? अपने आप में 100%। तो 100 से गुणा करेंगे तो 55 से आप इसको काट सकते हो। देखो कितने पे कटेगा? 4 पे कटेगा। 55 चौके 50 चौके 200 और 5 चौके 20, 220। 55 चौका 220 और 100 चौके 400। तो परीक्षा में कुल छात्र बैठे थे 400। तो हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का 400। ठीक है, इस प्रकार से आप क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। देखिए बस आप ये चीज देखो कि आपसे पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में और आपको निकालना किस प्रकार से है। अगर आपको पास की बात अगर आपको वैल्यू पास की दी गई है तो आप पास की परसेंटेज निकालो। अगर आपको वैल्यू फेल की दी गई है तो आप फेल की परसेंटेज निकालो और फिर आप उस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। हमेशा ही गुणा उस चीज का किया जाता है जो चीज हमें निकालनी होती है। हमें परीक्षा में बैठे हुए छात्र निकालने थे इसलिए हमने 100% से गुणा किया। जो भी चीजें आपको निकालनी है पूरी मैथ में हमेशा गुणा उसी से किया जाता है। और यहाँ जो ऊपर नीचे दो वैल्यू लिखी जाती हैं वो हमेशा एक दूसरे का रेशो होती हैं या एक दूसरे की क्या होती हैं? परसेंटेज होती हैं। या तो एक तरफ परसेंटेज आएगी दूसरी तरफ वैल्यू आएगी, या एक तरफ उसका अनुपात आएगा रेशो आएगा और एक तरफ उसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, इस प्रकार से आप क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम क्वेश्चन जो चुनाव वाले क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको देखते हैं किस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन दिया गया एक चुनाव में कुल मतों के 20% अवैध यानी कि इनवैलिड घोषित किए गए। चुनाव में दो प्रत्याशियों में से एक को वैध यानी कि वैलिड मतों के 70% प्राप्त हुए। यानी कि 70% मत प्राप्त हुए हैं वैलिड मतों के। यदि हारने वाला व्यक्ति 2880 मतों से हार गया तो बताओ कि चुनाव में कुल कितने मत पड़े थे। ठीक है, चुनाव वाले क्वेश्चंस ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अक्सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं हमें। लेकिन आप एक चीज का ध्यान रखिए, बात वैलिड और इनवैलिड को आज आप अच्छे से ध्यान में रखिए कि वैलिड मत कौन से होते हैं और हमारे इनवैलिड कौन से होते हैं। ठीक है, वैलिड मत होते हैं उसी में से आगे काउंटिंग की जाती है। पहले आप इनवैलिड जो भी आपको दिए जाते हैं उनको आप माइनस कर दीजिए, उसके बाद में आप कैलकुलेशन करनी स्टार्ट कीजिएगा, फिर आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया कि कुल कुल मतों के 20% इनवैलिड घोषित किए गए हैं यानी कि अवैध घोषित किए गए हैं। तो आप 100 जो है कुल मत आप मान सकते हो कि हमारे कुल मत कितने हैं? 100। कुल जो मत है यानी कि कुल वोट हैं वो हमारे कितने हैं? 100।
अब हम बात करते हैं कि इसमें वैलिड कितने होंगे। ठीक है, अब हमारे को पता है कि 20% तो इनवैलिड है, वो हम माइनस कर देंगे, तो वैलिड मत हो जाएंगे हमारे 80। 80% जो है वो हमारे क्या हो जाएंगे, वैलिड मत हो जाएंगे। और जो 80% वैलिड मत है, चुनाव में जो दो प्रत्याशी थे, दो उम्मीदवार थे, उनमें से एक को क्या हुए हैं, 70% प्राप्त हुए हैं वैलिड मतों के। ठीक है, तो वैलिड मत है हमारे पास 80%, तो 80 का क्या हुआ है, उसे 70% प्राप्त हुआ है। 80 का 70% किसी एक कैंडिडेट को मिले हैं, और वो किसको मिले हैं, जो जीता है। ठीक है, जो जीता है उसको वैलिड मतों का 70% मिला है, तो वैलिड मत हमारे 80 हैं, तो 80 का हम 70% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 56 आ जाएगा। ठीक है, 56 आ जाएगा, तो 56% अंक, 56% जो वोट हैं दोस्तों, वो जीतने वाले को मिले हैं। ठीक है, अब देखो, तो हारने वाले को अगर हम निकालें तो हारने वाले को कितने मिले होंगे, तो ये जीतने वाले के वोट हैं दोस्तों, जीतने वाले को 56% मिले। और हारने वाले को अगर हम निकालें कि जो हारा है, हारने वाले को, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे, क्योंकि टोटल हमारे, अब यहाँ टोटल देखो, आप 100 में से 56 माइनस करोगे गलत हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, 80 में से 56 को माइनस करना है। 80 में से आप 56 को माइनस करोगे, पीछे रह जाएगा 24। तो 24% हारने वाले को मिले हैं। ठीक है, देखो 80 में से क्यों माइनस किया, क्योंकि हमें जो भी कैलकुलेशन करनी है बाद में, पहले आप इनवैलिड को आप माइनस कर दो। ठीक है, उसके बाद में जो भी आपके पास बचते हैं वैलिड वोट, तो आप वैलिड में से हमेशा काउंटिंग की जाती है। तो ठीक है, जो अब आगे कैलकुलेशन की जाएगी वो 80 के बेस पे की जाएगी, ना कि 100 के बेस पे, क्योंकि उसके अंदर 20% तो इनवैलिड है, जो कि खराब वोट है। तो खराब वोट पे कभी भी काउंटिंग नहीं की जाती। खराब वोट को सबसे पहले निकाल दिया जाता है। वो ना तो जीतने वाले के पक्ष में जाते हैं, और ना ही हारने वाले के पक्ष में जाते हैं। ठीक है, तो अब हारने वाले को कितने मिले हैं, 24% वोट मिले हैं। अब आप देखिए कि आगे हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया गया है। अब उसने क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या किया था कि चुनाव में दो प्रत्याशियों में एक को वैलिड मतों के 70% प्राप्त हुए, यदि हारने वाला व्यक्ति 280 मतों से हार गया। 280 मतों से हार गया, इसका मतलब क्या हुआ कि जो व्यक्ति जीता है और जो कैंडिडेट इसके अंदर हारा है, जो जीता है और जो हारा है, उनका जो डिफरेंस था दोस्तों, अंतर था, वो हमारे पास कितना था, 280 वोटों का था। यानी कि जो जीतने वाला कैंडिडेट है, उम्मीदवार है, और जो हारने वाला कैंडिडेट है, उम्मीदवार है, उन दोनों का अंतर 280 वोट का था। अगर 280 वोट हारने वाले को और मिल जाते, तो वो जीतने वाले के बराबर वोट हासिल कर सकता था। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 280 वोट हैं, वो किसके परसेंटेज के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये डिफरेंस है 280 का, तो हमारे पास परसेंटेज में डिफरेंस कितने का होगा, 56% जीतने वाले को मिले हैं, और 24% मिले हैं वोट हारने वाले को। तो जीत और हार का जो अंतर रहा है, वो हमारे पास कितना रहा है, 56 माइनस कितना आ जाएगा, 24। ये आया अंतर हमारा, 32% वोट का अंतर आया है। अगर 32% वोट और मिलते हारने वाले को, तो वो भी क्या हो सकता था, जीत सकता था, जीतने वाले के बराबर मत हासिल कर सकता था। इसका मतलब जो 280 वोट हैं, वो किसके बराबर हो जाएंगे, वो हो जाएगी वैल्यू 280 हमारी 32% की वैल्यू। तो हमें क्या निकालना है, चुनाव चुनाव में कुल कितने मत थे। जब भी आपको कुल के बारे में पूछे टोटल, तो आपका क्या हो जाएगा, 100%। कुल वोट कितने थे, 100% मानोगे आप, तो गुणा कर दोगे 100 से, तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 32 कितने होते हैं, 288। 32 288 और 9,000 आ जाएगा। ठीक है, तो 9,000 टोटल वोट्स थे, 9,000 आपका इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आराम से आप समझ चुके होंगे। इस प्रकार से हम जो भी क्वेश्चंस होंगे चुनाव वाले, उनको आप आसानी से हल कर पाओगे। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया गया है, किसी चुनाव में दो प्रत्याशी खड़े थे। ठीक है, दो उम्मीदवार थे, उस चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। यानी कि 10% ऐसे जो मतदाता थे जिन्होंने अपने वोट नहीं डाले।
60 मतों का अवैध घोषित कर दिया गया। ठीक है, 60 मत ऐसे थे, 60 वोट जो कि अवैध घोषित हो गए, इनवैलिड, यानी कि उनके ऊपर मतलब कोई भी उन्होंने गलत तरीके से वोट किया। ठीक है, उनके वोट सही तरीके से उन्होंने पोल नहीं किया, तो 60 मतों को अवैध घोषित किया गया। अब उसके बाद में क्या है, जीतने वाले प्रत्याशी ने मतदाता सूची के कुल मतों का 47% मत प्राप्त किया। अब जो कैंडिडेट जीता उसने कुल वोट्स जो पड़े थे उनका 47% उसको वोट प्राप्त हुए और 308 मतों से विजय हो गया, यानी कि जो जीता और जो हारा कैंडिडेट उनके बीच में जो डिफरेंस रहा है वो 308 वोट का रहा है। तो आगे हमने बताना है कि चुनाव में कुल कितने मत पड़े थे। चलिए, ये क्वेश्चन भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, देखने में बड़ा लग रहा है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर। देखो एक्स मान के करोगे फिर तो ये जल्दी से हल नहीं होने वाला, क्योंकि बहुत सारी आपसे मिस्टेक्स हो जाएंगी। ठीक है, अब आप देखो कि इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि पहले ये देखो कि चुनाव में कितने वोट आए हैं, कितने वैलिड है, कितने इनवैलिड है, उसके बाद में आप आगे क्वेश्चंस के अंदर बढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वैलिड वोट्स निकालते हैं कि वैलिड वोट्स कितने रहेंगे। जो हमारे वैलिड वोट हैं वो कितने रहे होंगे, तो 10% ने तो प्रयोग ही नहीं किया मतदाता का, तो वोट्स आए हैं हमारे पास 90%। 10% ने तो वोट ही नहीं डाला, तो 100 हमारे टोटल वोट्स थे। ठीक है, किसी गांव के अंदर, किसी शहर में टोटल जो वोट्स थे वो 100 थे, जिसमें 10% ने अपने वोट नहीं डाले, तो वैलिड वोट्स हमारे अभी तक कितने हैं, 90 हैं। ठीक है, लेकिन अब इसके बाद में हम देखते हैं कि आगे क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया कि जो कैंडिडेट जीता है उसने 47% मत प्राप्त किए हैं। ठीक है, जो जीता है उसने कितने प्राप्त किए हैं, मान लो जो कैंडिडेट जीता उसने प्राप्त किए 47% वोट, तो फिर सीधी सी बात है जो हारा होगा उसको कितने मिले होंगे। जो हारा है उसको कितने मिले, उसको 43% मिले होंगे। जो हारा है उसको 43% ही वोट आए होंगे ना, क्योंकि टोटल वोट हमारे पास यहाँ 100 नहीं है, टोटल वोट अभी 90 ही गिरे हैं। ठीक है, टोटल वोट तो 100 थे लेकिन उसमें वैलिड तो 90 ही थे, 90%, तो वो 90 के हिसाब से ही आगे कैलकुलेशन होगी, तो 47 से एक को मिलेंगे तो 90 में से 43 दूसरे को मिले होंगे। ठीक है, अब इसके बाद में हम देखते हैं कि जो परसेंटेज में अंतर रहा है वो 4% का फर्क रहा है। 47 में से, और 47 में से अगर आप 43 को माइनस करोगे तो 44% की वैल्यू आएगी। तो 4% फर्क रहा है, यानी कि अंतर रहा है दोनों के वोट्स के बीच में। लेकिन एक्चुअल में अंतर कितना रहा है, एक्चुअल में अंतर रहा है हमारा 308 से वो जीता है, तो 308 वोट का अंतर रहा है। अंतर कितने का रहा है, 308 का रहा है। लेकिन ये भी एक्चुअल में अंतर 308 का नहीं था, क्योंकि 308 मतों से वो जीता था। वास्तव में इसमें क्या हुआ था कि 60 मत थे वो क्या थे, अवैध घोषित हो गए थे। 60 वोट इसमें से भी इनवैलिड हो गए थे, तो आप 308 में से क्या करोगे, 60 को माइनस कर दोगे। अब जो अंतर आएगा वो आपका एक्चुअल में अंतर होगा। अब जो अंतर आएगा वो वास्तव में आपका एक्चुअल में अंतर होगा, जो कि 4% की क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, यही मिस्टेक होती है कि हम 4% को 308 के बराबर मान के क्वेश्चन को हल कर देते हैं, और वो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। क्योंकि जब बात की जाती है इनवैलिड वोट्स की, तो आप उसको 60 मत अब अवैध घोषित हुए हैं, तो 60 को आप क्या करोगे, 308 में से माइनस करोगे। अब आपके पास यहाँ जो वोट्स बचेंगे वो कितने बचेंगे, 248। कितने वोट बचे, यहाँ 248 वोट बचे। अब 248 है वो 4% की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी वैल्यू। तो अब आपको क्या करना है कि कुल वोट्स निकालने हैं, तो 248 है, ये 4% की वैल्यू है, तो आपको कुल मत निकालने हैं। अब यहाँ एक और मिस्टेक हो जाती है स्टूडेंट से, वो ये हो जाती है कि वो यहाँ 100 से गुणा कर देगा और ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब क्यों, क्योंकि हमें कैलकुलेशन वैलिड वोट्स के आधार पर की जाती है, तो वैलिड वोट्स है हमारे 90%, तो आप गुणा यहाँ 90 से करोगे, ना कि, क्योंकि यहाँ पोल जो हुए हैं वो 90% ही पोल हुए हैं, ना कि 100%। तो इस क्वेश्चन में हम जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं वो वैलिड वोट्स के आधार पे, यानी कि 90% के आधार पे ही हमने पूरे क्वेश्चन को हल किया है। तो आप गुणा करोगे 90 से, ना कि 100 से, और इसको आप हल करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 4 से इसको काट सकते हो, ऊपर वाला कट जाए, 4 6 के 24, 4 दूने 8, 62 नीमा कितने होते हैं, 6 नीमे 54। ठीक है, 5400 सीधा हो गया, और ये आ जाएगा आपका
9 दूना 18 और ये 5580 आ जाएगा। तो अब आपके पास जो कुल वोट थे वो कितने थे? 5580 थे। ठीक है। और 5580 कौन से वोट थे? ये चुनाव में कितने मत पड़े। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, चुनाव में कुल कितने मत पड़े। तो मत पड़े थे 5580। ठीक है। हालांकि थे तो ज्यादा, क्योंकि इसमें से 10% वैल्यू और थी जो कि उन्होंने वोट्स को डाला ही नहीं। ठीक है। 10% वैल्यू और भी थी, लेकिन 5580 वोट ऐसे थे जो कि चुनाव 5580 वोट डाले गए थे। उसमें से 60 अवैध घोषित हो गए, 47% एक कैंडिडेट को मिले, दूसरे को 43% मिले, और 308 के मतों से दूसरा कैंडिडेट जो जीत गया। ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को हल कर पाओगे। तो 5580 वोट ऐसे थे जो कि चुनाव में वोट डाले गए थे। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस प्रकार का जो क्वेश्चन है दोस्तों, वेतन वाला क्वेश्चन, इसको भी करने के काफी सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन मैं आपको एक ऐसा टाइप्स बताऊंगा, एक ऐसा टेक्निक बताऊंगा जिससे आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। कोई भी इसके अंदर मैं आपको फॉर्मूला नहीं बताने वाला। ठीक है। कि आप ये फॉर्मूला लगाओ फिर करो। ठीक है। लेकिन आपको बस एक टेक्निक, एक तरीका आपको देखना है कि वो आप किस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करोगे। ठीक है। देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि राम का वेतन मोहन के वेतन से 25% अधिक है। ठीक है। मोहन के वेतन से ज्यादा है कितना? 25% राम का वेतन। तो बताओ मोहन का वेतन राम के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। अब आप क्या करोगे, हमेशा ही जब दो कैंडिडेट के बीच में बात हो, दो व्यक्तियों के बीच में बात हो कि एक का इतने परसेंट ज्यादा है तो दूसरे का उससे कितने परसेंट कम होगा। ठीक है। या फिर एक का इतने परसेंट कम है तो दूसरे का बताओ कितने परसेंट उससे ज्यादा होगा। जब भी कम या अधिक की बात की जाए तो ऐसे क्वेश्चन में हमारे पास एक वैल्यू दी जाती है। ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन और भी आते हैं, जैसे चीनी के भाव में इतने परसेंट की वृद्धि होगी। ठीक है। आगे हम क्वेश्चन की बात करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं। ठीक है। तो वो सभी क्वेश्चन एक ही टेक्निक से हल हो जाएंगी। देखो यहाँ क्या दिया गया, 25% अधिक है। जो भी अधिक या कम की वैल्यू दी जाती है उसको आप ऊपर की तरफ लिखोगे। ठीक है। अब हमारे पास 25% अधिक है या कम है वो ऊपर की तरफ लिखोगे। नीचे इसमें क्या लिखना है आपको, कि नीचे जो भी वैल्यू दी गई है उसको 100 में प्लस करके लिखो। 100 में प्लस या माइनस करके लिखो। अगर अधिक दिया गया तो 100 में प्लस कर दो। अगर उस दिन उतने परसेंट की कमी है या कम है तो आप 100 में माइनस कर दो। अब यहाँ क्या दिया गया, 25% अधिक है तो आप 100 में 25 को जोड़ोगे, कितना आ जाएगा? 125। और गुणा में हमेशा 100 ही आएगा। गुणा में हमेशा 100 ही आएगा। अब आप क्वेश्चन कॉल कर सकते हो। 25 पांजे 125, 5 से 100 को काटोगे 20, तो 20% कम, 20% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे करना है आपको। जो भी आपको वैल्यू दी जाती है, इतने परसेंट अधिक है या इतने परसेंट कम है, उसको ऊपर की तरफ लिखना है। बटा में आपको क्या करना है कि जो भी वैल्यू अगर 25% अधिक है या ज्यादा है तो 100 में 25 को जोड़ दो, जितनी भी वैल्यू दी गई 100 में उस वैल्यू को ऐड कर दो। अगर यहाँ 25% कम है तो 100 में 25% माइनस कर दो, और गुणा में 100 आएगा, और इसको हल करोगे तो वो आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है। बस इसी प्रकार से आप इस क्वेश्चन को करोगे। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बिल्कुल सेम यही जो क्वेश्चन है बिल्कुल उसी तरीके से ये होगा। यहाँ क्या दिया गया, चीनी के भाव में 40% की कमी हो जाने पर कोई गृहिणी अपनी खपत में कितने परसेंट की वृद्धि करे ताकि उसके खर्च पर कोई भी प्रभाव न पड़े। तो सेम उसी प्रकार से जो हमने ये वाला पहले वाला क्वेश्चन किया है, यहाँ 25% अधिक था तो यहाँ क्या दिया गया, 40% की कमी दी गई है। तो 40% की कमी दी गई है तो आप जो भी परसेंटेज में वैल्यू दी गई है उसको लिखोगे। बटा में आपको क्या करना है, जो यहाँ क्या दिया गया 40% की कमी दी गई है, तो आप 100 में से 40 को माइनस करोगे, कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। 100 में से क्या करना है आपको, 40 माइनस करना है, कितना आया? 60 आ गया। और गुणा में हमेशा क्या करना है, 100 करना है। जीरो से जीरो काटोगे, ये बनेगा 2/3, यानी कि 66 सही 2/3% की आपके पास क्या आ जाएगी, वृद्धि आ जाएगी। ठीक है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया गया कि किसी सिनेमा हॉल की टिकट में 20% की कमी कर दी जाती है। ठीक है। सिनेमा की जो सिनेमा हॉल की टिकट्स है तो उसमें 20% की क्या की जा रही है, कमी की जा रही है, यानी कि 20% टिकटें सस्ती होगी।
अब होगा क्या, 20% जब टिकट सस्ती होगी तो दर्शक क्या होंगे, ज्यादा हो जाएंगे। तो दर्शक की संख्या में यानी कि देखने वाले लोगों की संख्या में 30% की वृद्धि हो जाती है। तो 20% की जब कमी की जाती है तो दर्शकों की संख्या में, जो दर्शक देख रहे हैं, मूवी देखने आए हैं, वो ज्यादा हो जाएंगे। सीधी सी बात है, टिकटें सस्ती होंगी तो लोग ज्यादा होंगे। 20% की कमी की जाती है तो 30% की वृद्धि हो जाती है। तो अब क्या होगा, सिनेमा हॉल की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब उसकी आय पे क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि उसको अब इनकम, सिनेमा को क्या इफेक्ट पड़ेगा, उनकी इनकम बढ़ेगी, कमी होगी, क्या होगा इससे। ठीक है, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है उनकी टोटल आय पे। या जब ऐसा क्वेश्चन हो गया, ठीक है, एक तो ये बड़ा क्वेश्चन हो गया हमारा, ठीक है। अब दूसरा क्या क्वेश्चन होता है इसमें कि जो परसेंटेज चैप्टर होता है उसमें एक क्वेश्चन और भी आता है, जैसे कि वर्त की त्रिज्या। ठीक है, वर्त की त्रिज्या, वर्ग की, आयत की, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। उसमें क्या किया जाता है कि पहले कह देगा 20% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, या फिर वर्ग के, जो वर्ग की भुजा है उसमें 20% का इजाफा किया जाता है तो उसके इजाफा किया जाता है, वृद्धि की जाती है, या उसकी कमी की जाती है, दोनों ही चीज हो सकती है। या ठीक है, या तो उसकी में वृद्धि की जा रही है या कमी की जा रही है, तो उसके टोटल ओवरऑल क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस प्रकार से काफी सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, वो सभी क्वेश्चन सिर्फ एक ही टेक्निक से हल होते हैं। वो टेक्निक मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप हल करोगे। इसका एक वैल्यू होती है नेट परसेंट बोलते हैं, आपने सुना भी होगा। ठीक है, कुछ स्टूडेंट ने नेट परसेंट, नेट परसेंट यानी कि शुद्ध प्रतिशत, यानी कि एक्चुअल में परसेंटेज वास्तव में उस पे क्या इफेक्ट पड़ा है वो देखने के लिए हम नेट परसेंट का फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में आप एक चीज ध्यान में रखिएगा, पहले आप कमी कर रहे हैं बाद में वृद्धि कर रहे हैं, या फिर आप पहले वृद्धि कर रहे हैं बाद में कमी कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इससे सिर्फ प्लस और माइनस में ही फर्क पड़ेगा, कोई भी एक्स्ट्रा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वृद्धि होती है, बढ़ती है कोई चीज तो आप प्लस का यूज करोगे निशान, अगर किसी चीज में कमी होती है तो आप माइनस का निशान यूज करोगे। आपको क्या करना है, सबसे पहले 100 में से प्लस माइनस करनी है आपको। पहली वैल्यू जो भी दी जाती है आपके पास, उसको 100 में से क्या करोगे, आप प्लस माइनस करोगे। उसके बाद में आप क्या करोगे, 100 में से प्लस माइनस करोगे सेकंड वैल्यू को। 100 में से प्लस माइनस करोगे सेकंड वैल्यू को, और बटा में आपका आ जाएगा 100। ये आएगी आपका शुद्ध प्रतिशत। इस फॉर्मूले से आप शुद्ध प्रतिशत निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया, 20% की कमी दी गई है। तो 20% की कमी की जा रही है तो आप क्या करोगे, 100 में से 20 को माइनस करोगे। सेकंड वैल्यू दी जा रही है आपके पास, दर्शकों की संख्या में 30% की वृद्धि हो गई। तो 30% की वृद्धि हो रही है तो 30 आप क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। जब वृद्धि की बात करें, बढ़ोतरी की बात करें, अधिक की बात करें तो आप प्लस करोगे। जब कमी की बात करें तो आप माइनस करोगे। अब बटा में क्या आ जाएगा, हमारे पास 100 आ जाएगा। 100 में से 20 जाएंगे, कितने आएंगे 80। 100 में से 30 जोड़े कितने आए, 130। और बटा में क्या आएगा 100, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे। तो 13 आठे कितना हो जाएगा, 13 आठे 104। तो 104 हमारा आंसर आएगा। लेकिन अब देखो बात क्या हो रही है यहाँ पे, जब हमने कोई इफेक्ट पूछ रहे हैं कि उसकी आय पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो वो आय, हमेशा जो भी आंसर आएगा उसको हमने क्या करना है, में से 100 को क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, क्योंकि हमने अंतर निकालना है ना, इफेक्ट निकालना है, वृद्धि या कमी। तो आप 100 में से माइनस करोगे तो 4% आ जाएगा। तो 4% क्या हो जाएगा हमारा। अब 4% यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस का आ रहा है ना, ये वृद्धि हो रही है। 4% की ओवरऑल वृद्धि हो रही है, यानी कि बढ़ोतरी हो रही है। प्लस का 4 है इसलिए वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। तो आप सिनेमा की ओवरऑल जो आय है उसमें इजाफा ही होगा। अगर 20% की वो कमी कर दे टिकट के अंदर, ठीक है, टिकट के जो प्राइस है उसमें 20% की कमी की जाती है, तो दर्शकों की संख्या अगर 30% बढ़ जाती है तो फिर होगा क्या, ओवरऑल उसकी 4% इनकम भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार के जो हमारे वर्त की त्रिज्या वाले क्वेश्चन है या वर्ग वाले क्वेश्चन है, वो भी सेम इसी टाइप्स के होते हैं। इसी प्रकार से वो भी हल होते हैं। ठीक है, उसमें भी क्या है, जब, हाँ, उसमें फर्क क्या होता है कि जब हम अ, वर्त की त्रिज्या की बात करते हैं तो वर्त की त्रिज्या के अंदर हमारा फॉर्मूला, जब ओवरऑल क्षेत्रफल की बात करते हैं तो पाई आर स्क्वायर लगता है।
तो जब त्रिज्या की बात होती है, आर की क्या होती है, स्क्वायर, यानी कि आर डबल टाइम यूज होता है। वहां सिर्फ आपको एक ही वैल्यू दी जाएगी, यानी कि 20% की मान लो आपको कह दिया कि त्रिज्या बढ़ रही है, तो 20-20 आप ए और बी दोनों की वैल्यू आप उसके अंदर क्या मानोगे, 20-20 मान के हल करोगे। ठीक है, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। जब त्रिज्या की बात की जा रही है तो त्रिज्या तो आपको एक ही दी जाएगी, लेकिन जब आप उसका फॉर्मूला यूज करते हैं तो उसमें आर स्क्वायर होता है, यानी कि वो आर है वो आर दो टाइम यूज होता है। तो आप ए और बी जो हमने यहाँ फॉर्मूला आपको बताया नेट परसेंट का, ए और बी का, वहां उसको 20-20 दोनों, ए की वैल्यू भी 20 मान लोगे और बी की वैल्यू भी आप 20 मान के उसको हल कर पाओगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो भी क्वेश्चन है आगे हम नेक्स्ट क्लास देखेंगे दोस्तों, उसके अंदर हम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। जितने भी हमारे परसेंटेज चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, वो भी हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।